अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। तो गजा में नाजायज इजरायली फौज की बर्बरियत और जारियत, अब तक 4,500 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 14,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। देर बल्लाह में इजरायली हमले में मजीद 143 फलस्तीनी शहीद और 262 जख्मी हुए हैं। सहूनी रियासत की 3 लाख के करीब फौज ज़मीनी पेशकदमी के लिए भी तैयार है। खून रेजी और तबाही और बर्बादी का सिलसिला कभी भी शुरू हो सकता है। मगरबी गजा पट्टी के साथ साथ भारी टैंकों की तवील कतारें देखी जा सकती हैं। गजा में रात भर हमले, फिजाई हमलों का खौफ। दीरुल बलाह में इजरायली हमले में मजीद 143 फलस्तीनी शहीद और 265 जख्मी हो गए। इजराइल ने वस्ती गजा के शहर अल जहरा समेत जबीला, बैतुल हन्नान, बैतुल हय्या, सलाहुद्दीन रोड, नसीदत कैम्प, खान यूनुस, बनी सुहाइला, रफाह और मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन पनाह गुज़ीन कैंप, कबातिया, तमून, नाबलस पर मुसलसल बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इजरायली फिजाइया ने शाम में 2 एयरपोर्ट्स पर भी हमले करके इन्हें तबाह कर दिया है। एक इत्तला के मुताबिक इजरायली फौज जमीनी पेशकदमी किसी भी वक्त शुरू कर सकती है, जिसके लिए गजा के दाखिली इलाकों में सेहूनी फौजी दस्ते फलस्तीनियों की पकड़ धकड़ के साथ घरों में कार्रवाइयां कर रहे हैं, जबकि गजा पट्टी के किनारे टैंकों की तवील कतार दिखाई दे रही है। CNN के मुताबिक अमरीकी दबाव पर इजरायली पेशकदमी के ताहाल शुरू न होने की वजह हमास से जरगमालियों को छुड़ाने के लिए जारी मज़ाकरात हैं, जबकि इस मुद्दत में अमरीका मशरिक़ वस्ता की जानिब अपने मिसाइल की तंसीब मुकम्मल करना चाहता है। 7 अक्टूबर को हमास के सरप्राइज हमले के बाद अब तक 1400 इजरायली हलाक, जबकि 225 के करीब जरगमाल हैं। जबकि हमास से मुकाबले के बजाय इजराइल ने आम निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले करके 4000 से ज्यादा अफराद को शहीद, जबकि 14,000 से ज्यादा को जख्मी और 10 लाख को नकल मकानी पर मजबूर किया है। मुसलसल 2 हफ्तों की इस्राएली बमबारी से गजा में हर तरफ तबाही के निशान हैं। अस्पतालों पर 62 हमले, 23 अस्पतालों को बंद करने की वार्निंग जारी कर दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। 1,16,756 घर इस्राएली बम हमलों की जद में आए। 15,100 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 250 स्कूल बर्बाद कर दिए गए। 1,70,000 अफराद कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इजराइल की गजा में 2 हफ्तों से मुसलसल वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। लाखों अफराद बिजली, पानी और खुराक के बगैर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। चौकी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान सिर्फ अस्पतालों पर 62 हमले किए। 23 अस्पतालों को बंद करने की वार्निंग जारी कर दी। बमबारी से 20% अस्पतालों ने तिब्बी सहूलियात मुअत्तल कर दी हैं। हमलों में 23 एम्बुलेंसेज को नुकसान पहुँचाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1,16,756 घर इजरायली हमलों के जद में आए। 15,100 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 50 स्कूल बर्बाद कर दिए गए। शहरियों को साफ पानी फराहम करने वाली 65 पंपिंग स्टेशंस को निशाना बनाया गया। बमबारी से निकासी आप की लाइनें भी तबाह कर दी गई हैं। गजा में 42% घर बमबारी से मुतासिर हो चुके हैं। वाज़ेह रहे, गजा की आबादी 20,30,000 अफराद में से 47% आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। 1,70,000 अफराद पनाह गुज़ीन कैंपों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। गजा में इजरायली बमबारी से बच्चे शदीद मुतासिर। बमबारी में जख्मी बच्ची कहती है कि जब उनके घर पर बम गिराया गया तो वो कुरान पाक की तलावत करने में मसरूफ थी। उन्होंने इस सहाफ़ी को तबाही के मनासिर बताए तो हर आंख अश्कबार हो गई। गजा में 3 दिन तक का ईंधन बाकी रह गया। खाने पीने की अशिया, पानी, बिजली और ईंधन की शदीद किल्लत है। अस्पताल बंद है और पानी की फराहमी मुअत्तल हो जाएगी। 50,000 हामला खवातीन समेत इनक्यूबेटर में रखे 120 नवमौलूदों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। यूनिसेफ के मुताबिक जिंदगी बचाने वाली अद्वियात समेत बच्चों के लिए ज़रूरी अशिया के 20 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला मिस्र की सरहद से गजा में दाखिल हो गया। खाने पीने की अशिया, पानी, बिजली और ईंधन की शदीद किल्लत, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात और दीगर जरूरी सामान से लेस काफिला गजा में दाखिल हो गया। यूनिसेफ ने कहा है कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात और दीगर जरूरी सामान से लेस काफिला गजा में दाखिल हो चुका है। यूनिसेफ की नुमाइंदा कैथरीन रसल ने कहा कि महदूद पैमाने पर पीने का पानी बच्चों की जिंदगियां बचाने में काम आएगा। UN एजेंसी के मुताबिक गजा में 3 दिन में ईंधन खत्म हो जाएगा। ईंधन के बगैर अस्पताल बंद और पानी की फरहमी मुअत्तल हो जाएगी, जबकि ईंधन के बगैर शहरियों तक इमदाद नहीं पहुंच सकेगी। नुमाइंदे के मुताबिक इंक्यूबेटर में रखे 120 नौमौलूदों की जिंदगियों को भी खतरा है। लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे।
7 अक्टूबर के बाद से गजा के मुकम्मल इसराइली मुहासरे ने गजा में इंसानी बहरान पैदा कर रखा है। 23 लाख आबादी के गजा को पानी, खुराक, बिजली, गैस, इंटरनेट समेत ईंधन तक से महरूम रखा जा रहा है। नाज़रीन, यहूदी इसराइल से पहले भी फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ रहते थे, लेकिन एक शैतानी सहूनी नज़रिया ईजाद किया गया और फिर इसके तहत फ़लस्तीन पर एक नाजायज़ रियासत कायम की गई। इसके बावजूद असली और नस्ली यहूदी सहूनियत और इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। ये यहूदी सहूनियत की मुखालफत क्यों करते हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। न्यूयॉर्क, लंदन समेत दुनिया भर में असली और नस्ली यहूदियों का इजराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी है। सहूनियत क्या है? क्या सहूनियत तमाम यहूदियों की तर्जुमान है? असली और नस्ली यहूदी सहूनियत के मुखालिफ क्यों हैं? आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। सहूनियत का लफ्ज़ पहली बार ऑस्ट्रिया के एक सहाफ़ी और राइटर थियोडोर हर्जल ने 1897 में एक सियासी नज़रिए के तौर पर पेश किया। 19वीं और 20वीं सदी में इस नज़रिए के तहत दुनिया भर के यहूदियों को फ़लस्तीन में अपनी एक अलग रियासत कायम करने पर राग़िब और मुतहरिक किया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1948 में आलमी साजिश के तहत फ़लस्तीन में नाजायज़ रियासत इजराइल को कायम किया गया। इसके बाद 5 से 6 अशरों में मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, यूरोप और रूस से लाखों की तादाद में यहूदी फ़लस्तीन पहुँचे। इन सब के बावजूद ये हकीकत है कि क़दामत पसंद असली और नस्ली यहूदी सहूनी इजरायली रियासत के खिलाफ है। इन यहूदी फ़िरक़ों ने हमेशा हर दौर में इजराइल की मुखालफत और फ़लस्तीन की हिमायत की है। ये फ़िरक़ा नियोतोराई कार्ता कहलाता है। इनका ये अक़ीदा है कि यहूदियों के लिए एक अलग रियासत रखना या उसको कायम करना हराम है और रियासत से महरूमी उन पर ताक़यामत एक सज़ा है जो खुदा की तरफ से इन्हें दी गई है। ये फ़िरक़ा हारीदी कबीले से है जो सहूनियत का मुखालिफ है और चाहता है कि इस नज़रिए और नाजायज़ रियासत इसराइल को पुरअमन तरीके से तहलील कर दिया जाए। इस अक़ीदे के मुताबिक अलग रियासत खुदा से बगावत है। इनके अलावा ऑर्थोडॉक्स फ़िरक़ा भी इजराइली रियासत के इंतहाई ख़िलाफ़ है और इसे इंसानियत के ख़िलाफ़ करार देता है। इजराइल सहूनी नज़रिया इंसान दुश्मन नज़रियात पर मबनी है और यही वो वजह है कि जर्मनी के हिटलर, जिसने अपने मुल्क और यूरोप से यहूदियों को मिटाने का तहिया किया हुआ था, वो ये कहता था कि मैं दुनिया के तमाम यहूदियों को मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ताकि दुनिया जान ले कि मैंने इन्हें क्यों मारा। इजरायली वज़ीर आज़म की लबनान को तबाह करने की गीदड़ भभकी। हिजबुल्लाह ने ही जंगी महाज खोला तो नाकाबिले तसव्वुर जवाब देंगे। शदीद हमलों से लबनान को मिटा देंगे। लबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह ने इजरायली अहदाफ को निशाना बनाना तेज कर दिया। ताज़ा कार्रवाई में 3 इजरायली फौजी एहलकार और 3 इजरायली शहरी हलाक हुए। अमेरिका गजा में इसराइल से शहरियों पर हमले करवा रहा है। ईरान का वाशिंगटन वस्ती एशिया में कशीदगी फैलाने से बाज रहने का अल्टीमेटम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि गजा में शहरियों पर बमबारी जारी रही तो इसके ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। गजा में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती राब्तों का सिलसिला भी जारी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी सेनेटर से अहम मुलाकात और उनका कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम को उनके जायज़ हकूक़ देकर गजा में इस्तेहकाम को बहाल किया जाए। आगे बढ़ते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। उन्होंने सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की जिसमें माशी प्लान पर बातचीत हुई। नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद जाएंगे। प्लान और सियासी लाए अमल पर सोच विचार वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ से इसाक डार ने मुलाकात की। मुआशी सूरत हाल, बिजनेस और दीगर मामलात से गौर आए। शहबाज शरीफ, सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक भी मुलाकात करेंगे। बातचीत में मुआशी पॉलिसी तरतीब देने और इस्लाहात पर तबादला ख्याल होगा। ज़रा का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पीर को इस्लामाबाद जाएंगे। नवाज शरीफ की हेलीकॉप्टर में जलसागाह जाने की वीडियो भी सामने आ गई। शहबाज शरीफ और इसाक डार भी इनके साथ ही सवार थे। आपको बताएं कि कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को मंगल को अदालत में पेश होने का मशवरा दे दिया। कायद नून लीग अदालतों के सामने सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। कानूनी टीम ने पीर के बजाय मंगल को अदालत जाने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ ने लाहौर में कानूनी टीम से मुशावरत की। नवाज शरीफ इसहाक डार के साथ पीर को मरी भी रवाना होंगे। मंगल को इस्लामाबाद जाके अदालतों का सामना करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस केस में नवाज शरीफ 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। अदालत ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर को पेश होने का कहा था। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर का
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। फ़ारूक हबीब ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की। ओन चौधरी ने नवाज शरीफ से मुलाकात पर शोकॉज नोटिस पर वजाहत दे दी। पाकिस्तान वाहिद या पहला मुल्क नहीं जहां मुलजिम की गैर मौजूदगी में मुकदमा चल सकते हैं। यह सिलसिला जंगे अजीम दौइम से चला रहा है। कहां कहां किस किस के खिलाफ मुकदमा चले, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मौजूदगी में मुकदमा दुनिया भर में चलाए जाते हैं। ये सिलसिला क़याम पाकिस्तान से भी पहले से चला आ रहा है। पाकिस्तान में इन अफराद के खिलाफ मुकदमे चलाए जा रहे हैं जो बाहर बैठकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के जरिए कौमी सलामती को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन अफराद में रिटायर्ड फौजी भी शामिल हैं और आलमी क़वानीन के तहत ये अफराद गैर हाजिरी में चलाए जाने वाले मुकदमात के दायरे में आते हैं। ये अफराद रियासत और फौज के खिलाफ बैरून मुल्क बैठ कर तवातुर से गलत बातें फैलाने के बावजूद अभी तक गिरफ्त में नहीं आए। आलमी क़वानीन के तहत इस तरह के अफराद पर मुकदमा चलाने की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अवाम को गुमराह करने वाले मफरूर अफराद के खिलाफ मुकदमात की पूरी तारीख है। मुलजिम की गैर हाजिरी में पहला मुकदमा जर्मनी के शहर न्यूरम्बर्ग के बैनुल अक़वामी ट्रिब्यूनल में चलाया गया। फ्रांस की अदालत ने एक खातून के कातिल को गैर मौजूदगी में सजा सुनाई। भारत और बांग्लादेश के कानून भी वाज़ेह तौर पर गैर हाजिरी में समाअत की इजाज़त देते हैं। यही नहीं, यूरोपीय यूनियन के कुछ रुकन ममालिक में भी ये सिलसिला राइज है। इटली यूरोप के उन मुतअद्दिद ममालिक में से एक है जो गैर हाजिरी में ट्रायल्स की इजाजत देते हैं और वहाँ ये सिलसिला बाकायदगी से जारी है। जर्मन बिजनेसमैन को रोमानिया की अदालत ने गैर मौजूदगी में बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स केस में सजा सुनाकर स्पेन से गिरफ्तार किया। फ्रांस की ओपेरा सिंगर को गैर मौजूदगी में अगवा और जराइम पर सजा दी गई। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर खालिद लतीफ को नीदरलैंड्स के सियासी रहनुमा के कत्ल पर उकसाने के इल्जाम में 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। इन मिसालों से वाज़ेह होता है कि समंदर पार बैठकर वतन मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जरूरत दुनिया के हर मुल्क में महसूस की गई और बाकायदा तौर पर मुकदमात भी चलाए गए। पार्टी में चोर लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं। महंगाई और बदअमनी इस वजह से है कि मुल्क को ईमानदार लीडर नहीं मिला। सरबराह TIP परवेज खट्टर का बन्नू में जलसे से खिताब, कहा किसी सियासतदान ने अब तक महंगाई पर काबू पाने के लिए काम नहीं किया। मजीद बोले कि हुकूमत मिली तो सब ठीक करेंगे, थानों में कोई रिश्वत नहीं लेगा। महमूद खान ने कहा कि वक्त से पहले हुकूमत ख़त्म ना होती तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत कुछ करना था। बन्नू में जितने काम मेरी हुकूमत में हुए शायद ही पहले किसी हुकूमत में हुए होंगे। MQM पाकिस्तान अपने नए सियासी सेटअप के लिए माशी माहिर तलाश करने लगी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने साबिक नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात की और उन्हें पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। फारूक सत्तार का कहना था कि मुल्क की मौजूदा हालात में अच्छे लोगों की टीम बनना ज़रूरी है। मिफ्ता इस्माइल के लिए MQM से बेहतर कोई जमात नहीं हो सकती। से कबल सियासी जमातें अपना सेटअप मजबूत करने लगी। MQM को साबिक वजीर खजाना में पार्टी के लिए अहम रहनुमा नजर आ गया। नून लीग से नाराज मिफ्ता इस्माइल को नए सियासी रास्ते की दावत मिल गई। मिफ्ता इस्माइल के लिए अब MQM से बेहतर कोई जमात नहीं हो सकती, ऐसा कहना था रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार का। मिफ्ता इस्माइल की रिहाइशगाह पर फारूक सत्तार की अहम बैठक लगी। फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है ऐसे में अच्छे लोगों की टीम बनाना जरूरी है। फारूक सत्तार का कहना था, मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात में मजमूई कौमी एजेंडे पर भी बात हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि गजा पर इजरायली जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया गया। छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे और रैलियां। शुरका ने इजरायली जारहियत के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक से गजा पर हमले रुकवाने का मुतालबा किया। पर इजरायली हमलों के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे और रैलियां। लड़काना में सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने इसराइल मुखालिफ रैलियां निकाली और फलस्तीनियों पर जुल्म रुकवाने का मुतालिबा किया। फलस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई है। हम फलस्तीन अवाम के साथ हैं। फलस्तीन के अंदर मासूम बच्चों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, शहरी आबादी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा अपनी आंखें बंद करके सोई हुई है। ओकाड़ा में मरकजी जमीयत अहले हदीस और मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ख़वातीन ने रैली निकाली। पिशावर प्रेस क्लब के सामने बच्चों ने अलामती ताबूत उठाकर मुजाहरा किया और फलस्तीन के हक में नारे लगाए। ठट्टा में नौजवानों ने रैली निकाली। शुरका ने फलस्तीनियों पर जुल्म बंद करो के नारे लगाए।
کمالیہ میں انجمن تاجران کی ریلی میں شرکا نے اسرائیل اور امریکہ مخالف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا اقوام متحدہ اور مغربی ممالک غزہ پر اسرائیلی جارحیت بند کروانے کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ فلسطین کے ساتھ جو ظلم و بربریت کا بازار اسرائیل نے گرم کر رکھا ہے اس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں۔ اسلام آباد میں مجلس وحدت المسلمین کی فلسطین ریلی میں مقررین نے اسرائیل جارحیت کی شدید مذمت کی۔ اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد اور اعلان بغاوت کرتا ہوں، میری گورنری جاتی ہے تو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہیں، فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ہم اپنی استطاعت میں رہ کر جو کر سکے وہ امداد لے کر جائیں گے۔ کی راہ میں ان شیطانوں کے خلاف اعلان جہاد اور اعلان بغاوت کرتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ گورنری جاتی ہے تو آج ہی قربان۔ یہ کوئی لڑائی ہندو مسلم سکھ کی نہیں ہے، یہ ایک ظالم کی، ایک جابر کی، انسانیت کے خلاف، ایک کمزور کو ایک ظالم دبا رہا ہے اپنی انا کی خاطر، اپنی طاقت کی خاطر، اور جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا بھی دل خون کے آنسو رو رہا ہے، جس کے بچے ہیں، جو دل رکھتا ہے، خدا کی قسم وہ رو رہا ہے۔ ہم مصر کے لیے روانہ ہوں، جہاں جا کر ہم ان نہتے فلسطینی بھائیوں اور بچوں کے لیے اپنی حیثیت میں اپنے ہاتھ سے جو امداد کر سکتے ہوں گے وہ ضرور کریں گے۔ اسرائیل ہسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے، معصوم نہتے عام شہریوں کو اپنی زمین سے بے دخل کرنے کے لیے نسل کشی کر رہا ہے۔ یہ عالم اسلام کے لیے کڑا امتحان ہے۔ مصطفیٰ کمال کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہتے ہیں کہ پاکستان کو مسلم دنیا میں لابنگ کرنی چاہیے، مسلمان ممالک کو اختلافات بھلا کر فلسطین کے لیے ایک ہونا پڑے گا، عوام اسرائیلی پروڈکٹس کا باکوش کریں۔ جب بات آئے گی فلسطین کی، بات ہوگی قبلہ اول کی، بات ہوگی اسرائیل کے مظالم کی، تو ہم اپنے اختلافات کو رکھنے کے باوجود آج یہ اس پنڈال میں سب ایک ہیں۔ دو ٹوک انداز میں اپنی بساط سے بڑھ کر دنیا میں لابنگ کرنی چاہیے کہ اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود اس نقطے پہ ہم سب کو، سارے امہ کو ایک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک جگہ سے اسرائیل کے ظلم کے خلاف جمع ہونا چاہیے، فلسطینیوں کی آواز بننی چاہیے، اسرائیل کے یہودیوں کے پروڈکٹ کو بوائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے معاشی جہاں مفادات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پر روکنا چاہیے۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک ظالم اور دوسرا مظلوم۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ظالم کے ساتھ۔ علامہ طاہر محمود اشرفی نے خطاب میں کہا کہ فلسطینیوں کا جرم اپنا حق مانگنا ہے، ایک طرف انسانیت اور دوسری طرف وحشی درندہ اسرائیل ہے۔ آج ایک بار پھر امت مسلمہ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے مساجد اور چرچز سے نعشیں اٹھائی ہیں۔ بات کہہ رہا ہوں کہ ان حالات کا اصل ہدف اسلام کی دنیا کا امن تباہ کرنا، اشتعال کی فضا پیدا کرنا ہے، لیکن ہم مشتعل نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ ہماری جدوجہد یہ ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالخلافہ القدس ہے۔ ہم نے یہاں پر مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مارکیٹوں میں، چرچوں میں لاشیں نہیں اٹھائی، آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ میں کوئی حیثیت نہیں ہے جو پانی مانگتا ہوا، دوائی مانگتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو عفت، بٹ اور مصلحتوں سے بالاتر ہو کر ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، اور اب دوبارہ کوئی غزہ نہ بنے، اس کے لیے اب فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار ریاست دینی ہوگی۔ اظہار رائے کی آزادی کے چیمپئن یورپی ممالک اسرائیل کے خلاف ایک لفظ برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اسرائیل کے وار کرائم کو بے نقاب کرنے پر ویب سمٹ کے سی ای او کو عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ یورپی یونین ٹیک کانفرنس ویب سمٹ کے بانی کو اسرائیل کے وار کرائم سے متعلق سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تو ان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور ان کی جانب سے اپنی پوسٹ میں لکھا تھا کہ اسرائیل وار کرائم کا مرتکب ہو رہا ہے اور وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے استعفے میں کہا کہ پوسٹ میں بیان کیے گئے خیالات ان کے ذاتی تھے۔
عالمی شہرت یافتہ باکسر عامر خان کی اہلیہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ فریال مخدوم کو مظلوم فلسطینیوں کی حمایت پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ فریال کے مطابق انہیں نامعلوم اسرائیلی نمبر سے دھمکی کا پیغام ملا ہے۔ دھمکی آمیز پیغام میں لکھا ہے کہ اگر فریال اسرائیل کی حمایت کریں اور فلسطینیوں کی سپورٹ سے رک جائیں تو انہیں بہت جلد فائدہ ملے گا۔ اگر وہ اس سے باز نہ آئیں تو وہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ بھارت میں مسلمانوں کی مشکلات میں روز بروز اضافہ، نماز کی ادائیگی سے روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے جاری ہیں۔ لکھنؤ کے اسکول میں طلبہ کی نماز ادائیگی کا معاملہ سامنے آنے پر پرنسپل کو معطل کر دیا گیا۔ میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ، اسلاموفوبیا کی ایک اور مثال، انتہا پسند ہندوؤں کے نماز کی ادائیگی سے روکنے کے لیے مختلف حربے۔ لکھنؤ کے اسکول میں طلبہ کی نماز پڑھنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو انتظامیہ آپے سے باہر آ گئی، اپنا غصہ اپنی ہی پرنسپل اتار دیا، عہدے سے معطل کر دیا۔ پرائمری اسکول میں بچوں کی نماز ادا کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے پر 2 مزید اساتذہ کو بھی نوٹس دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے طیاروں کی بمباری میں مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ کی معروف مصنفہ، شاعرہ اور ناول نگار ہبہ ابو ندا شہید ہو گئیں۔ 32 سالہ ہبہ نے آکسیجن از ناٹ فار دی ڈیڈ نامی ناول لکھا تھا۔ انہوں نے شہادت سے 1 روز قبل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ اگر ہم مر جائیں تو جان لیں کہ ہم ثابت قدم ہیں اور ہم سچے ہیں۔ ورلڈ کپ سے جہاں آج کھیلے گئے میچ میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی ہے۔ نیوزی لینڈ نے آج پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 273 رنز اسکور کیے تھے اور اس طرح سے 274 رنز کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت کو جیتنے کے لیے، اور بھارت نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ آج کے اس میچ میں ڈیرل مچل نے 130 رنز بنائے، رچن روندرا نے 75 رنز بنائے، گلین فلپس نے 23 رنز اسکور کیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نیوزی لینڈ کا بلے باز خاطر خواہ اسکور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مجموعی طور پر نیوزی لینڈ نے 273 رنز بنائے اور ان کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے۔ اور بولنگ کی اگر بات کی جائے تو بھارت کی طرف سے محمد شامی نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی۔ 5 نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں کو انہوں نے پویلین کی راہ دکھائی۔ بھارت کی جانب سے روہت شرما نے 46 رنز بنائے، شبمن گل جنہوں نے 26 رنز بنائے، شریاس ایئر نے 33 رنز کی اننگز کھیلی اور اس کے علاوہ کے ایل راہل نے 27 رنز بنائے۔ وراٹ کوہلی نے بہت ہی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، سینچری کے تقریباً وہ قریب پہنچ گئے تھے، 95 رنز انہوں نے بنائے۔ اس کے علاوہ روندرا جڈیجا نے 35 رنز اسکور کیے۔ اس طرح سے ورلڈ کپ کا یہ 21واں میچ جس میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اس طرح سے بھارت پوائنٹ سکور پر ٹاپ پر آ چکا ہے۔ اب تک کی دونوں ٹاپ کی ٹیمز تھیں بھارت اور نیوزی لینڈ، اور ابھی تک ایونٹ پہ ان دونوں ٹیموں نے کوئی بھی میچ نہیں ہارا تھا، اور اب بھارت یہ میچ جیت کر نیوزی لینڈ سے اوپر آ چکا ہے۔ پوائنٹ ٹیبل پر بھارت کی اس وقت پہلی پوزیشن بن چکی ہے، جبکہ نیوزی لینڈ نے اپنے تمام میچز میں یہ پہلا میچ ہے جو کہ ہارا ہے۔ ابھی تک ان بیٹیبل ٹیمز تھی دونوں، اور دونوں ان بیٹیبل ٹیمز کے درمیان یہ آج شاندار ٹاکرا دیکھا گیا ہے، اور اس میچ میں نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 273 رنز اسکور کیے اور بھارت کی جانب سے اس ٹارگٹ کو حاصل کر لیا گیا ہے۔ بھارت نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ پی آئی اے کا مالی بحران جاری ہے۔ آج بھی اندرون ملک پروازوں کا فضائی آپریشن متاثر، کراچی سے مختلف شہروں کے لیے جانے والی 16 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ کا مالی بحران جاری، اندرون ملک پروازوں کا فضائی آپریشن متاثر، کراچی سے مختلف شہروں کے لیے 16 پروازیں منسوخ۔ کراچی اسلام آباد کی 3، اسلام آباد کراچی کی 2 پروازیں، لاہور سے کراچی کی 2 اور کراچی لاہور کی 3 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ کراچی سے گوادر، بہاولپور، فیصل آباد کی 2 طرفہ 6 پروازیں، سیالکوٹ سے مسقط 2 طرفہ پروازیں منسوخ، لاہور اور اسلام آباد سے کوئٹہ جانے اور آنے والی 4، اسلام آباد سے جدہ جانے اور آنے والی 2 پروازیں منسوخ۔ دوحہ سے اسلام آباد کی پرواز پی کے 288 منسوخ کر دی گئی۔ اس سے قبل پی آئی اے نے انتہائی ضروری پروازیں آپریٹ کرنے کے لیے پی ایس او کو قبل از وقت 22 کروڑ روپے کی ادائیگی کی تھی۔ کراچی کے علاقے سچل سے کمبل میں لپٹی لڑکی کی لاش ملنے کے کیس میں غفلت برتنے پر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایس ایچ او سچل نور شیخ کو معطل کر دیا۔ ایس ایس پی ایس آئی یو جنید شیخ کا کہنا ہے کہ ایس آئی یو نے کیس میں ملوث خاتون سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کیا تو ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کا نام بھی کیس میں سامنے آیا۔ مزید تفتیش پر ایدھی اور چھیپا سے 12 نوجوان لڑکیوں کو خفیہ دفنانے کا ریکارڈ ملا۔ ایس ایس پی جنید شیخ کا کہنا ہے کہ تفتیش کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔
नोट 1 और रंग 2 75 रुपए के नोट ने दुकानदारों को चकरा कर रख दिया। गुज़िश्ता साल सब्ज और रवा साल नीले रंग का नोट जारी किया गया। कौन सा नोट असली है, कौन सा जाली है, शहरी कश्मकश का शिकार हो गए। नोट 1 और रंग 2, शहरी कश्मकश का शिकार, दुकानदारों का लेने से इनकार। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर गुज़िश्ता साल 75 रुपए का नोट जारी किया गया। सब्ज रंग के नोट पर कायद आज़म के साथ साथ अल्लामा इकबाल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और सर सैयद अहमद खान की तस्वीर मौजूद हैं। रवां साल स्टेट बैंक ने अपने 75 साल पूरे होने की खुशी में नीले रंग और नए डिजाइन का एक और नोट जारी कर दिया। 2 रंगों के नोटों ने एक की हैसियत मशकूक बना दी। दोनों नोट असल होने के बावजूद दुकानदार इन्हें लेने से गुरेजा हैं। इन्हें डर है कि बैंक इन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। स्टेट बैंक का कहना है कि शहरी बेधड़क 75 के दोनों नोट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या कीजिए कि जाली होने के डर से 75 के नोट पर एतमाद आते आते ही आएगा। और नाजरीन, सर्दियों के मौसम की सौगात दूध जलेबी मकबूल ग़िज़ा है। वफाकी दारुल हुकूमत के रिहायशी बड़ी तादाद में स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। इस्लामाबाद से आली जाके रिपोर्ट देखिए। गर्म दूध जलेबी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंतहाई मकबूल तस्वुर की जाती है। शहरी इक़्तिदार में दर्जा हरारत कम होते ही शहरी इन स्टॉल्स का रुख करते हैं। दूध जलेबी जो है ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात है, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि हम हर साल यहाँ पे आते हैं और इस्लामाबाद में ये जो एरिया है इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। फ़ायदेमंद चीज़ है जी, हम हर साल यहाँ पे आते हैं। ये नज़ला जुकाम बुखार के लिए काफ़ी मुफीद चीज़ है। ये दुकानदारों का कहना है कि दूध जलेबी जायके में मुनफरिद और क़ुव्वत खरीद के हवाले से मुनासिब भी है। मौसम सर्द होते ही खरीदार भी बढ़ जाते हैं। शहरी कहते हैं हमने गर्मा गर्म दूध की भाप और उसमें डुबकी लगाती जलेबियों का मंजर देखकर अपना प्याला थाम लिया है। आप भी मजे ले सकते हैं। जो ही जाड़े ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पे दस्तक दी है, वैसे ही शहरियों ने गर्मा गर्म दूध जलेबी के स्टॉल का रुख करना शुरू कर दिया है। शहरी इसको सर्दियों की एनर्जी ड्रिंक भी करार देते हैं और उनका ये भी मानना है कि ये नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार का तोड़ भी है। हमसे भी गर्मा गर्म दूध से उठते हुए धुएं और उसके अंदर डुबकी लगाती हुई जलेबी देखते हुए रुका नहीं गया। हमने तो अपना प्याला थाम लिया है। आप भी यहाँ का रुख करें और इस सौगात से महजूज हो। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।